ये तेरा धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला हम तो अमर हो गए। पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा, पग पग पर देते हो प्रभु साथ मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। नीत मेरे तुमसे ही पाई प्रभु, प्रीत है तेरी उदारता का अधरों पे गीत है। सांसों के सरगम से आभार तेरा, सांसों के सरगम से आभार तेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत फिर से स्वागत है, वेलकम है। और आज के सत्र में फिर से हम बाबा के एक ऐसे अनन्य रतन को सुनने जा रहे हैं जिसे बाबा ने आज की मुरली में कहा, ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है और ज्ञान शक्ति भी है। ऐसे बोला ना आज की मुरली में। तो ऐसे ही बाबा के जो स्थूल रतन है, जो बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही है। वो क्या है? वो भी बाबा के ज्ञान रत्न है। बाबा के जो बच्चे हैं वो ज्ञान रत्न है और संसार में रोशनी फैलाने वाले हैं और अपने आप में शक्तिशाली आत्माएं हैं। तो ऐसे ही रतन, ऐसे ही बाप दादा का एक लाडला बच्चा, प्यारा रतन, और सदा ही निश्चय, नशे और निश्चिंत अवस्था में रहने वाले और अनेकों को निश्चिंत करके निश्चय बुद्धि बनाने वाली आत्मा कर्नल विकास भाई आज हम सबके बीच में है। विकास भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हमारी वृंदा जी अभी बीच में जुड़े हुए हैं, वो भी आएंगे, पर उससे पहले मैं संक्षिप्त में, शॉर्ट में, वैसे तो देखो बहुत सारा बैकग्राउंड होता है हर एक का,
लौकिक और अलौकिक बहुत परिचय में सुनाने के लिए होता है, पर फिर भी कम शब्दों में मैं मुख्य बात सुनाऊंगी। कर्नल विकास भाई इंडियन आर्मी में 25 वर्ष सेवाएं देने के बाद, सर्विस करने के बाद आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, और अभी रिसेंटली आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, मेरे ख्याल से पिछले साल ही लिया है। और 23 अच्छा दिस ईयर, अच्छा इसी साल लिया है। अभी 23 मार्च को आपने 1.5 महीने पहले आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के, और फिर उसके बाद वैसे तो देखो ज्ञान में भाई साहब को 21 वर्ष के आसपास हो गया है, और आप परिवार सहित ज्ञान में चलते हैं। आपकी युगल भी ज्ञान में है, बच्चे भी हैं और सारा परिवार है। और साथ ही साथ घर में मेरे ख्याल से जब मैं सेवा करने भाई साहब के साथ एक स्थान पर गई थी तो आपने बताया था कि आपके घर में गीता पाठशाला चलती थी। तो और जहां पर भी मैंने देखा है, जहां पर भी आप सेवा पर उपस्थित होते हैं, बहुत उमंग उत्साह के साथ, बहुत ही नशे के साथ बाबा की बात को हर एक के सामने रखते हैं। तो ऐसे हमारे स्नेही दैवी भ्राता और आदरणीय विकास भाई का स्वागत करते हैं। मैं वृंदा दीदी से अनुरोध करती हूँ कि आप भी 2 शब्द रख करके भाई सबका वेलकम करें सबकी ओर से। ओम शांति। हाँ जी, भाई सबको बहुत बहुत दिल से वेलकम है। और भाई साहब के बारे में मैं बहुत सुनती रहती हूँ, परंतु आज मुलाकात भी हुआ। हमारी एक बहुत लंबे समय से एक संकल्प भी था, वो संकल्प तो अभी पूरा नहीं हुआ। एनी हो लॉकडाउन खुलने के बाद मैं आज ही कहूंगी भाई सबको कि आपको यहाँ पर क्लास के कराने के लिए आना है प्रैक्टिकल में। तो हम लोग सोच रहे थे कि आपको दोनों युगल सहित हम यहाँ पर निमंत्रण देकर के क्लास के लिए बुलाए, तो पर वो तो नहीं हो पाया। परंतु आज आपको जूम के माध्यम से हम मिलन मनाने का या आपके विचार सुनने का एक मौका मिला है। पर आप बहुत नजदीक भी रहते हैं, नजदीक रहते हुए भी आज हम जूम पे मिल रहे हैं। समय का ये डिमांड ऐसा रहा है, परंतु बहुत जल्दी ही हमारा लॉकडाउन खुल जाएगा तो क्लासेस आना शुरू होगा। तो आपको मैं पहले से ही निमंत्रण दूंगी, दिल से निमंत्रण दूंगी। और आपकी विशेषताएं मैं संजीव भाई से और कमला दीदी से अक्सर सुनती रहती हूँ कि क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे अभी कमला दीदी ने कहा ज्ञान एक शक्ति, उन शक्तियों के बारे में मैं प्रैक्टिकल कई बार बीच में सुनती हूँ। और संजीव भाई ने एक बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे कोई भी विकट परिस्थिति रहने के बाद भी आपने सेवा को बहुत महत्व दिया। अपनी समस्याओं को कभी आपने देखा नहीं और समस्याओं से ऊपर उठ करके उसका समाधान स्वरूप बन करके सेवा में सदा हाजिर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ रूहानी और जिस्मानी मिलिट्री मना दोनों ही ऐसा। मैं कई बार जो डिफेंस में मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री में जो रहते हैं उनसे बहुत कुछ शिक्षाएं लेती हूँ। तो ऐसी आपकी जो विशेषताओं के साथ मैं दिल से आपको स्वागत करती हूँ। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिएगा। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनका म्यूट हो गया। हाँ उनका म्यूट हो गया था। अच्छा ठीक है। अच्छा विकास भाई जी अब आप शुरू कर सकते हैं क्लास। और हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा जरूर ये बताएं कि आप कैसे ज्ञान में आए, फिर उसके बाद आपके जो भी विचार। जी दीदी, टाइम इज स्टिल 5:45 ना, 5:45।
आप आराम से 6 बजे 6:15 तक भी सुना सकते हैं। हमारे सभी भाई बहने बड़े छः प्यार से बजे चुप गए। 6 बजे तक आराम से सुना सकते जी हैं। जी। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो दिल्ली के बाबा के दिल के करीब सभी जो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे प्यारे भाई बहन हैं, हमारी दीदियां हैं, हमारे वरिष्ठ भाई हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे मौका मिल रहा है, देखिए, आपसे सम्मुख मिलने का। भले ही वर्चुअल है, लेकिन जैसा बाबा हमेशा कहते थे कि एक दिन ये साइंस के साधन जो हमारे लिए ही आविष्कार किए गए हैं, ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। आप सबने आज मौका दिया है मिलने का। संजीव भाई का भी स्पेशल थैंक्स, क्योंकि संजीव भाई निमित्त बने, उन्होंने मेरे को थोड़े दिन पहले अप्रोच किया था और मैंने बोला बिल्कुल, मुझे अपने परिवार से मिलने का मौका मिल रहा है, परिवार में जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स है। आपको बताना चाहूंगा, क्लास तो खैर हम बच्चों की, मतलब ब्राह्मणों की क्लास बाबा ही लेता है, और आज भी बाबा ने बहुत वंडरफुल क्लास हमारी मनन शक्ति पर बाबा ने ली है, तो उससे तो पूरे हमारी चेकिंग भी हो गई है बहुत अच्छे से कि हम कहाँ पर आज स्थित हैं, कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं, और बाबा ने बहुत कुछ हमें आज के लिए होमवर्क दे दिया है। पूरा मेरे ख्याल से 1 हफ्ता गुजर जाएगा इस होमवर्क को करने में। खैर बताना चाहूंगा, 1999 में मौका मिला मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को पास से देखने का पहली बार जीवन में। 96 जून में मैं कमीशन हुआ था एज एन ऑफिसर। 1.5 साल की ट्रेनिंग हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में हुई, और वो ट्रेनिंग हमारी, क्योंकि ऑफिसर्स की होती है, बहुत टफ होती है, जैसे कि बाबा के बच्चों की ट्रेनिंग, क्योंकि रूहानी मिलिट्री की ट्रेनिंग भी कम टफ नहीं होती है, बहुत टफ होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर बाबा खूब प्यार से और जो हमारे निमित्त खूब टोलियां खिलाकर हमें शक्तिशाली बनाते हैं, और वहां पर हम अपने तरीके से, जो जिस्मानी तरीका है, उस तरीके से शक्तिशाली बनते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करके फिजिकल चीजों में। 3 साल जो मेरा आर्मी का अनुभव था वो फील्ड एरिया में था, क्योंकि मैं उस समय इन्फेंट्री जो होती है हमारी, जो फाइटिंग फोर्स होती है आर्मी की, उसके साथ मैं अटैचमेंट कर रहा था सियाचिन ग्लेशियर में। और सियाचिन ग्लेशियर और लेह लद्दाख में करीब 2 साल बिताने के बाद मैं जब नीचे आया हूँ, तब जून 99 में, कारगिल वॉर मई में शुरू हो गया था 99 में, और जून 99 में एक दिन अचानक मेरे हाथ में मेरा पोस्टिंग ऑर्डर आया, और मुझे ताज्जुब हुआ जानकर कि मेरी पोस्टिंग बॉम्बे में हो गई है, मुंबई। और उस समय सारी इंडिया की फोर्सेस थी, हमारी आर्मी की जितनी फोर्सेस थी, बाकी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, वो सारी मोबिलाइज होके कारगिल की तरफ जा रही थी, क्योंकि वॉर तब तक शुरू हो चुका था। लेकिन मैं अपने परिवार के साथ, उस समय युगल और मैं दोनों ट्रेन में बैठ के मुंबई जा रहे थे, और मुंबई पहुंचने के कुछ ही दिन बाद जैसे हमारा होता है, सेवा का सीजन शुरू होता है बाबा के बच्चों का, रक्षाबंधन का त्योहार आया, और रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले ही 2 बहनें मेरे ऑफिस में आई, और बहुत प्यार से आते ही बोलती हैं कि विकास भाई ओम शांति। मैंने भी उनको उसी हिसाब से बोला ओम शांति, और मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर, आर्मी यूनिट है, क्योंकि हम लोग बिजी थे अपने काम में। तो बहनों ने बड़े प्यार से हमें जवाब दिया कि हम अपने फौजी भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं और आपकी परमिशन चाहिए। तो थोड़ा सा मैं, क्योंकि हम लोग बिजी थे, थोड़ी मेरी आवाज में झुंझलाहट भी थी, और मैंने ऐसे ही पूछा कि भाई आप क्यों बांधना चाहते राखी। तो बहनों ने और प्यार से मुझे उत्तर दिया कि हम बहनें तो कारगिल जा नहीं सकती हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम यहाँ अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधेंगे तो हमारी दिल की दुआ कारगिल जाएगी। और सचमुच उस दिन लगा कि इतने प्यार से बात करने वाले कौन होते हैं। फौज में तो हमने हमेशा एक बहुत कड़क रुख देखा है, तो मैंने बहुत प्यार से कहा कि बहन जी प्लीज बैठ जाइए और मुझे ये समझाइए कि कैसे मुंबई से कारगिल, जो कि तकरीबन 2,500-3 हजार किलोमीटर का फासला है, कैसे दिल की दुआ जाएगी। और फिर बहनों ने बस वहां पर बैठते ही, जैसे ही बहनों को मौका मिला, तो उन्होंने फिर ज्ञान की, बोलते ना, तीर चलाने शुरू कर दिए।
और मुझे तो ऐसा रियलाइज हुआ कि जैसे मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पे चेयर में बिठा दिया है और हम तो आज तक तो भटकते ही रहे। तो अंत में मैंने सब कुछ सुना और इनफैक्ट मैंने अपने उसी दौरान मैंने अपने कमांडिंग जो हमारे अधिकारी थे उनसे परमिशन भी ली फोन पर, और उन्होंने बोला बिल्कुल वहां पे कराओ, लेकिन उन्हें डिपो में मत लेके आना क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, वहीं पे आप करा लो कार्यक्रम अपना। तो मैंने उनको थैंक्स बोला सर को कि सर थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। और मैंने फिर बहनों को बोला कि आप ये कार्यक्रम बिल्कुल करिए। और उसी समय मैंने जब बहनों ने बहुत सारी मेरे को ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें बताई, जिससे मेरी और अंदर से उत्सुकता बढ़ती गई इस ओर। तो मैंने अंत में बोला कि बहन जी देखिए, हम फौजी लोग हैं, हमारा दिमाग थोड़ा नीचे घुटने की तरफ होता है, क्योंकि पूरे टाइम हम फौज में होता है ना, परेड करते रहते हैं, तो इतनी जोर जोर से पैर पटकते तो सब नीचे आ जाता है। तो मैंने बोला बहन जी हमें इतना चीजें समझ नहीं आती, लेकिन आप आसान शब्दों में बताइए कि आप करते, आप सिखाते क्या है, क्योंकि मुझे दिल से लग रहा था कि मुझे जरूर कुछ इनसे प्राप्ति होगी। और बहन बड़े प्यार से बोलती है कि विकास भाई हम राजयोग सिखाते हैं और आपको सीखना है तो आइए। और मुझे लगा राजयोग, तो पहली बार ऐसा शब्द सुना है, या तो फिल्मों में सुनते थे राजयोग, जैसे वो दिखाते थे कि कोई बच्चा होता है, पैदा होता है, तो पंडित जी उसका भाग्य देख के बोलते हैं कि इसके भाग्य में राजयोग है। तो ये शब्द मैंने वहीं कहीं सुने थे। जब मैंने ये शब्द सुना मुझे लगा ये जरूर रामदेव बाबा की तरह कोई आसन वगैरह सिखाएंगे, कुछ फूंक वूंक मारना सिखाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा मैं बहुत फिटनेस कॉन्शियस था, बहुत ही मतलब एक तरह से फिटनेस फ्रीक, मतलब एक पागलपन था मेरे अंदर फिटनेस के बारे में। और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि आज शाम से ही मैं ये कोर्स करूंगा। और शाम को मतलब अब तो हंसी आती है अपने ऊपर कि मैं शाम को ट्रैक सूट पहन के सेंटर गया, सोच के कि मुझे आज जरूर कुछ एक्सरसाइज और कुछ योगासन वगैरह सीखने को मिलेगा। और वहां गए तो एकदम ही चेंज्ड नजारा। वहां गए तो सामने हमारे मलाड सेंटर की बहन, उस समय तो बहुत यंग थी, नीरजा बहन, और वो बहुत प्यार से बोलती है विकास भाई ओम शांति। और कहती है मुझे कि पहला ओपनिंग सेंटेंस उनका ये था कि विकास भाई भगवान कहते हैं हमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए, प्रश्न चित्त नहीं रहना चाहिए, तो आप यहाँ से कोई प्रश्न लेकर मत जाइएगा। और आपको बताना चाहूंगा क्योंकि बाबा का ये जो ज्ञान इतना वंडरफुल है, इतना गहरा है, इतना प्रोफाउंड है कि 21 साल मुझे कोई सवाल नहीं, आज तक कोई सवाल नहीं, क्योंकि उनके ज्ञान में इतनी कंप्लीटनेस है बाबा के ज्ञान में कि कोई सवाल की मतलब गुंजाइश ही नहीं रह जाती। तो उस दिन से ही क्लास शुरू हो गई। और मैंने जरूर निकलने से पहले घर से युगल से पूछा था कि आप चलेंगे मेरे साथ ये राजयोगा करने सीखने। तो उन्होंने बोला नहीं भाई तुम्हें जाना है तुम जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं अकेले आया सीखने। और जो मैंने उस दिन सुना और जैसे ही आत्मज्ञान मिला तो एकदम ही आंख और अच्छे से खुल गई और लगा, और इतना इंटरेस्ट अंदर से आ गया जैसे कि। और आपको बताना चाहूंगा मैंने कोई सवाल मतलब कोर्स के दौरान कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सब ऐसे लग रहा था जैसे कि ये तो मैं जरूर, ये तो मैं विश्वास करता हूँ इसी बात पर। फिर मैं जो सुनता था बहन से, जो भी हमें उस दिन का क्लास कराती थी बहन, उसके बाद घर जाके पूरा जितना मुझे याद रहता था युगल को आकर पूरा सुनाता था। और ऐसे करते करते 7 दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। और 7वें दिन मैंने बड़े मतलब ना एक तरह से फखुर से घर जाकर डिक्लेयर किया कि भाई मैं एक राजयोगी बन गया हूँ और आज से मैं राजयोग का अभ्यास करूंगा। और युगल मुझे बोलती है कि विकास मुझे कल से लेकर चलो, मुझे भी करना है। और अगले दिन से मेरी दूसरी परेड शुरू हो गई, रोज उन्हें शाम को स्कूटर में बिठाना और सेंटर लेके जाना और उनके साथ बैठकर पूरा कोर्स किया। और मतलब एक ये कुदरती बहुत अच्छी चीज थी कि उन्हें कोर्स कराना क्या जो जिम्मेदारी मिली थी, मतलब बाबा ने उनका जिस निमित्त जो बनाया था वो शोभा बहन थी, वो भी मलाड सेंटर की थी, उन्होंने कराया उनको कोर्स। तो उनसे और अलग एक रोचक अंदाज में हमने बाबा का ज्ञान सुना और मैंने पूरे 7 दिन युगल के साथ ये कोर्स किया। तो सचमुच मुझे और ज्यादा इंटरेस्ट अंदर से होने लग गया। और उसके बाद तो फिर आप देखिए जैसे जन्म ही हमारा सेवा से हुआ, क्योंकि यूनिट में उससे एक दिन पहले ही हमारा राखी का पूरा कार्यक्रम हुआ था। तो बस सेवा सेवा में ही हमें जन्म मिल गया इस ज्ञान के मार्ग में। और आगे तो आप देखिए 21 साल बाबा ने जो पालना दी है, क्या बताएं, इतना वंडरफुल।
क्योंकि हमारे एक स्पेशल चीज है, क्योंकि हम फोर्सेस में हैं, एक जगह हम स्थित रहते नहीं हैं। हर 2 साल बाद हमारा तबादला हो जाता है और एक नई जगह पे, नए स्थान पर, और हम जहाँ भी जाते थे सबसे पहले सेंटर का पता पूछते थे, भाई कहाँ पे है बाबा का घर, और वहां जाकर मिलना। और इसी तरह से इतना बड़ा परिवार बनता गया, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह की फिर नियमित दीदियों से, बहनों से मुलाकात होती थी, और फिर अलग एक सेंटर, वहाँ का अलग एक तरीका, वहाँ का ज्ञान सुनाने का, निमित्त का एक अलग अंदाज। तो बहुत मतलब इंटरेस्ट वाली हमारी ये जर्नी लाइफ में चल रही थी बाबा के ज्ञान में। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे जो बाबा के जो मूल धारणाएं हैं, बेसिक जो बाबा ने हमें जो भी धारणा के लिए पॉइंट्स बताए हैं, वो भी धीरे धीरे आते गए। जहां हमें प्रॉब्लम्स होती थी, हम निमित्त से बोलते थे, पूछते थे। बेसिक इवन खाने की जो शुरुआत होती थी, क्योंकि आर्मी में आपको बताना चाहूंगा, हमारी बहुत पार्टीज वगैरह होती हैं, और आर्मी में अगर हम एक ऑफिसर हैं तो एक तरह से हमारी बड़ी मजबूरी होती है उन पार्टीज में शरीक होना, और फिर उनके साथ बैठकर उनके साथ रहना, उनके जैसी बातें करना, मतलब एकदम उनके रंग ढंग में ही रहना। क्योंकि अगर आप वहां उनके साथ नहीं बैठते हैं तो आप एक तरह से टीम से आउट समझे जाते हैं, कि मतलब ना आप उस टीम के लायक ही नहीं है, इस तरह से। जब हम जूनियर थे तब तो हमें उनके साथ बैठकर खाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीनियर बनते लाइफ में, सीनियरिटी गेन करते गए, तब तो एक समय ये भी आया कि हम अपना टिफिन लेकर घर से जाते थे, और पार्टी में जैसे उनका भोजन लगता था टेबल पर, एक टेबल के किनारे में हमारा भोजन भी लेआउट हो जाता था, हमारा टिफिन कैरियर वगैरह खुल के वहां पे भोजन लेआउट हो जाता था। और मजे की बात की, जब वहाँ लोग अधिकारी जो थे, सारे ऑफिसर्स भोजन लेते थे, तो कुछ लोग हमसे जरूर पूछते थे, परमिशन मांगते थे कि विकास हम भी थोड़ा सा इसमें से टेस्ट कर ले। मैंने बोला बिल्कुल सर, बिल्कुल कीजिए, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपको ये भोजन टेस्ट करने का मौका मिलेगा। और इस तरह धीरे धीरे मतलब हमें सारी परमिशन मिल गई, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया हमें कि भाई ये जैसे हैं ये चेंज नहीं होंगे, और शायद हमारे को उन्होंने पूरी तरह से अपना लिया, अपने हम जैसे हैं हम उस तरह से। तो मतलब कहना चाहूंगा, शुरू में जरूर हमको भी लगता था कि ये डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं हो सकता, ये खान पान ये चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे हमने बाबा पे निश्चय किया, उतना ही बाबा ने हमें एकदम निश्चिंत बना दिया। और जैसा आज हमारा आज का ये टॉपिक ही है, निश्चय, निश्चित और निश्चिंत। तो हमें यही मतलब पूरे अपनी इस 21 साल की जर्नी में यही देखने को मिला कि जितना बाबा पर निश्चय बढ़ाया, उतना ही हम निश्चिंत होते गए। और ड्रामा तो है ही है, सब कुछ निश्चित है, भाभी एकदम ड्रामा अनुसार हर चीज चलती है। आज भी हम मिल रहे हैं, देखिए ड्रामा अनुसार मिल रहे हैं, और कितना वंडरफुल कि हर कल इसी तरह वर्चुअल मीडिया के थ्रू हम मिलते रहेंगे, इसी तरह आज के दिन, आज ही के वक्त, कितना वंडरफुल हमें ये बाबा ने ज्ञान दिया है। फिर इस तरह हम लोग ज्ञान में चलते रहे, और बहुत सारी 21 साल की जो बताना चाहूंगा कि जो हमारी एक्सपीरियंसेस हैं, वो तो बहुत, अगर मैं आपको बोलना शुरू करूं तो मेरा शायद गला दुख जाएगा और आपके शायद कान पक जाएंगे। लेकिन आज के अगर हम खास अगर हम टॉपिक पे ही बात करें, तो कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा अपने अनुभव से ही, जो भी हमने लाइफ में देखा कि बाबा पर निश्चय जितना हम अपना रखते थे दिल में कि बाबा हमेशा हमें कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगा। और मैंने देखा, जितना मैंने बाबा पर निश्चय किया, उतना बाबा ने और ही मतलब मेरी मदद करना शुरू कर दी। पहले हम लोग, क्योंकि हम जब यंग डेज में थे, तो मेरे को हफ्ते में 3 दिन बड़ी मुश्किल से मिलते थे, हम सेंटर जा पाते थे मुरली सुनने। घर में बाकी मुरली पढ़ लेना, उसमें वो आनंद नहीं आता था। तो हम लोग जरूर थर्सडे को जाते थे, क्योंकि भोग का दिन होता था, लेकिन वो भी शाम को, क्योंकि मॉर्निंग में तो आर्मी के हमारा अपना रूटीन है, हमारे मॉर्निंग में पीटी परेड वगैरह होता था, सब कुछ होता था। लेकिन थर्सडे की शाम को हम जाते थे, शाम को फिर मुरली सुनते थे या और भोग वगैरह
हमें मिलता था। फिर हम सैटरडे की शाम को जाते थे और संडे की मॉर्निंग को जाते थे। तो जो ये तय था वो था, हफ्ते में 3 दिन हमें मुश्किल से मिलते थे कि हम सेंटर जाते थे और अपनी जो भी हमारी जितनी भी बाबा से प्राप्ति होती थी, हम सेंटर के जो हमारा कनेक्शन होता था वो यहीं तक सीमित था। और मैं अक्सर करके दिल में बाबा से बोलता था, और खास तौर पर जब मैं कानपुर पहुंचा 2000 मेरे ख्याल से 12-14 की बात है, और तब मैं बाबा से बहुत कहता था दिल से कि बाबा कम से कम रोज जाना तो मिलना चाहिए ना, कम से कम रोज सेंटर में बैठ के मुरली सुने, तब आनंद आएगा जीवन का। तो मैं अक्सर करके बाबा से ऐसी रूह रिहान मॉर्निंग में अमृत वेले में करता था। तो बाबा तो वंडरफुल है, बाबा को तो बच्चों की बोलते ना कि जैसे बाबा बोलते ना, जो हुक्म मेरे आका। तो उसी दौरान कानपुर में जब हम थे तो मुझे डिटेल कर दिया गया एक कोर्ट मार्शल में, और वो कोर्ट मार्शल जो चल रहा था वो कानपुर से दूर करीब 100 किलोमीटर दूर लखनऊ में चल रहा था, और वो 4 ऑफिसर्स के ऊपर कोर्ट मार्शल हो रहा था। और आपको बताना चाहूंगा, इतने वंडरफुल अनुभव बाबा ने कराए। जब मेरा डिटेलमेंट हुआ तो कानपुर की जो हमारी निमित बड़ी दीदी हैं, विद्या दीदी जी, तो मैंने विद्या दीदी को बोला कि दीदी मेरे को लखनऊ जाना है, और लखनऊ में थोड़ा सा खाने का बंदोबस्त मुझे चाहिए होगा, प्रबंध चाहिए होगा, तो प्लीज आप कुछ हेल्प कीजिएगा। तो दीदी ने बोला विकास भाई चिंता मत करो, मैं बस फोन कर देती हूँ, सब हो जाएगा। और अब देखिए वंडर बाबा का, जहां मैं हफ्ते में 3 दिन मुरली सुनने को तरसता था, वहां मैं रोज 3 टाइम भोजन करता था सेंटर में, हजरतगंज सेंटर में, जो कि जहाँ पे स्वयं ब्रह्मा बाबा अपने टाइम में आकर वहां पे मतलब बाबा आके बाबा मामा वगैरह आए हुए थे। तो हजरतगंज सेंटर में मैं क्लास करने लगा, वहां पर भोजन, और वो जो मेरे 15 महीने थे मेरे जीवन के, बहुत वंडरफुल, क्योंकि कोर्ट मार्शल एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत डिटेल में चीजें होती हैं और बहुत स्लो कार्रवाई होती है। तो मुझे पूरा टाइम अपने लिए और सेवा के लिए मिलता था, जो भी सेवाएं हमें सेंटर के थ्रू मिलती थी। और एक और अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा, मजे की बात, कि देखिए हमारे जो निमित हैं वो हमारा कितना ख्याल रखते हैं। मुझे विद्या दीदी ने स्पेशली कहा था विकास भाई, ये कानपुर बड़ी मतलब ना यूपी का नोटोरियस और टेढ़ी जगह है, यहाँ पर किसी को लिफ्ट मत देना कभी भी, खास तौर पर किसी लेडी को लिफ्ट मत देना, और ख्याल रखना, खबरदार रहना। मैंने बोला ठीक है बिल्कुल दीदी। और मैं रोज मतलब जाता था, शुरू के तो मेरे को 1-1.5 महीना तो लखनऊ में आर्मी के ऑफिसर्स मेस में अकोमोडेशन मिल गया था, लेकिन उसके बाद मेरे को अप डाउन करना होता था, मुझे अपनी कार से जाना होता था और आना होता था। तो सवेरे सवेरे जाता था और 100-150 किलोमीटर जाके फिर वापस शाम को आता था। तो मैं बाबा से फिर अमृत वेले में रूह रियान करने लगा। मैंने बोला बाबा देखिए आपका रोज 100 किलोमीटर जाना और आना, तकरीबन 1000 रुपए का पेट्रोल मेरा मतलब रोज लगता है, और कोई सेवा नहीं कर सकता, गाड़ी ऐसे जाएगी और आएगी खाली, तो क्या फायदा। तो मैंने मतलब बाबा से बोला कि बाबा मुझे बस इतना दीजिए कि गाड़ी में 4 सीटें खाली हैं, रोज 4 आत्माओं को भेज दिया करिए, जिनको मैं लिफ्ट देकर लखनऊ से कानपुर पहुंचा दूं, और जब वापस आऊं तो मतलब सॉरी, जाते वक्त कानपुर से लखनऊ, और जब लौटूं तो लखनऊ से कानपुर लेके आ जाऊं। तो यकीन मानिए मैं बाबा को 4 बोलता था, बाबा 8 भेजते थे। और मुझे वो सब जो हाईवे पे लोग खड़े, काफी तो मेरे को सिस्टर्स मिलती थी, जो हमारी टीचर्स आजकल जो स्कूल टीचर्स होती हैं, नर्स प्राइमरी कक्षाओं की, तो बहुत खड़े मिल जाते थे रास्ते में, और उनको मैं गाड़ी में बिठा के बाबा की, और ये कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर की जो यात्रा, मुझे पूरे 2 घंटे के लिए बंधे हुए मतलब ना एक तरह से बोलते हैं एक वो क्लास के लिए मिल जाते थे, और मैं एक गीत लगाता था शुरू करने के लिए, और गीत लगाने के बाद जैसे ही गीत खत्म होता था तब उनको 2 घंटे तक ज्ञान सुनाते हुए जाता था। तो मतलब आप समझिए उनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी, वो बैठकर ज्ञान सुनने के अलावा कहीं छोड़ के जा भी नहीं सकते। और आगे चलते मैंने देखा कि लोग वेट करते थे हाईवे पे कि कब वो गाड़ी आएगी, क्योंकि मैंने खासतौर पर अपनी बहनों और माताओं को तो बोल दिया था कि भाई जैसे ही बाबा का स्टिकर वाली गाड़ी दिखाई दे, आप हक से अपना हाथ उठा के मेरे को हाथ हिला देना, और मैं आपकी सेवा में गाड़ी रोक दूंगा।
और इस तरह से सेवाएं हुई और तकरीबन 15 महीने कितने ही मतलब मेरे हिसाब से हजारों आत्माओं से मिलने का मौका मिला उस दौरान, और उनकी सेवा करने का मतलब बाबा ने चांस दिया। जितना भी मैं कर पाया, जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, जितनी मेरी शिद्दत थी, मैंने किया। लेकिन मेरे को जरूर लगता है कि उन आत्माओं की बहुत दुआएं मुझे मिली होंगी, और शायद वही दुआएं जब मुश्किल, कष्ट या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हमें बहुत मदद करती हैं। ये तो हम सभी बाबा के बच्चों का अनुभव भी होगा। इस तरह से आपको एक और मतलब रोचक चीज बताऊंगा। जब हम ये कोर्ट मार्शल में थे, क्योंकि इसके बारे में मैं ज्यादा ऑनलाइन बता नहीं सकता, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ इतना कि ये 4 ऑफिसर्स के ऊपर चल रहा था, और मैं जिस ऑफिसर का डिफेंडिंग ऑफिसर था वो सबसे यंग था। एक कैप्टन साहब थे, और मैंने उनको ये बोल दिया था कि भाई आपको अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ भगवान है, परमात्मा है, और बस आप ये 7 डेज कोर्स कर लो उसका। तो मैंने उसको, क्योंकि रोज मुझे उससे मिलना होता था, अक्सर थर्सडेज को मैं उसको टोली वगैरह भी खिलाता था, तो वो आत्मा बहुत अच्छी थी, और उसने मेरी बात मानकर 7 डेज कोर्स हजरतगंज सेंटर में ही किया। और मैंने, पता नहीं मेरे दिल में ऐसा कुछ था कि बाबा उसे बचा लेगा, क्योंकि कोर्ट का जो हमारा केस था वो इस दिशा में जा रहा था कि बाकी को हो ना हो, इसको सजा जरूर होगी, जिसका मैं डिफेंडिंग ऑफिसर था। और हैरानी की बात कि मैं डिफेंडिंग ऑफिसर तो था, लेकिन लॉ के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी। सिर्फ हमने आर्मी में एक लॉ का पेपर क्लियर करना होता है, हमने वो पास किया हुआ था। लेकिन जब कोई इस तरह का सीरियस केस चलता है तो हम किसी को डिफेंड करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इसीलिए उसने एक वकील भी किया हुआ था, सिविल से अपने पैसे देकर उसने वकील किया हुआ था। तो ये केस चल रहा था, और जब ये केस खत्म होने को आया, तकरीबन 15 महीने के जब एंड होने लगे थे, और तब ये निश्चित हो गया था एक बात कि बाकी किसी को सजा हो ना हो, इसको जरूर सजा होगी, जिस ये कैप्टन साहब को। तो मतलब मुझे बड़े संकल्प आते थे, और जब ये आखिरी गवाह एक आने वाला था, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट गवाह था, जिसके चारों तरफ ये सारी केस चल रहा था, तब मैं सवेरे सवेरे अमृत वेले में बाबा से कुछ रूरियान कर रहा था। बाबा से मैंने कुछ बताया, तो जैसे कि बाबा ने मुझे टच करके कुछ पॉइंट्स दे दिए पूछने को, और तो मैंने पेपर निकाला, और वहीं बाबा के कमरे में बैठ के मैंने कुछ पॉइंट्स, 8-10 पॉइंट बाबा ने लिखवाए होंगे, और मैंने वो नोट डाउन किए। और जब हम अगले सुबह कोर्ट में पहुंचे, तो कोर्ट में मैंने कैप्टन साहब को बोला, भाई देख, 15 महीने तक मैं बिल्कुल चुप था, खामोश था, आपका जो वकील था वही सारी बातें करता था। अब तो वकील साहब जो थे वो भी छोड़ के चले गए थे, क्योंकि वकील साहब को भी पता था कि अब केस किस दिशा में जा रहा है, और उसने जितना पैसा लास्ट में मिल सकता था उस ऑफिसर से लेकर वो अपना छुट्टी ले ली थी उन्होंने। तो उस ऑफिसर ने, पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने बोला ठीक है सर, आप पूछिए आज सवाल। और मैं जब कटघरे में मतलब हमारे सामने पेश किया गया जो मेन गवाह था, तो मैंने बाबा को याद किया, मैंने बोला बाबा आओ जरा मदद करो अपने बच्चे की। क्योंकि मैंने कभी कोई इस तरह के सवाल, कोई इस तरह की जिरह नहीं की थी कोर्ट में, सभी ऑफिसर्स के सामने, सारे बड़े सीनियर मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और सारे कर्नल्स वगैरह बैठे हुए थे सामने। तो जब मेरे को मौका मिला तो मैंने बाबा को याद किया कि बाबा अपने बच्चे का ख्याल रखना, इसकी रक्षा करना। और मैंने जो इंसान बैठा हुआ था वो एक हवलदार था, मैंने बोला भाई हवलदार रामास्वामी, आप ये बताओ कि ये जो सारा जो गड़बड़ हुआ, इसकी जिम्मेवारी किसकी थी? और उसने बोला कि सर मेरी थी। फिर मैंने उससे 1-2 सवाल और किए, जैसा बाबा ने मुझे टच किया था। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने शांत होकर मैंने बोला कि रामास्वामी, आप थोड़ा ढंग से एक बार गहराई से सोचकर बताओ कि ये सब कुछ अगर जो गड़बड़ हुआ, असली में देखा जाए गड़बड़ी हुई है ये, तो वो जिम्मेवारी किसकी बनती है? तो पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर उसने बहुत अच्छे से शांत मन से सोचा, और उसके बाद एकदम खड़ा हो गया कोर्ट में, और जज साहब को बोलने लगा, जो मेन जो सीनियर ऑफिसर थे वहाँ पे, जनरल साहब, उनको बोलने लगा कि सर मैं सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ। और उसके बाद सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं हमारे लॉ में चेंज हो जाते हैं, जब एक कटघरे में खड़ा हुआ विटनेस गवाह बन जाता है कोर्ट का। और उसने एक एक चीज, सारी बातें साफ साफ क्लियर करके कोर्ट को बता दी। और मतलब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अंततः मतलब ये हुआ कि जो बाकी ऑफिसर्स थे उन सबको सजाएं मिली,
ये जो कैप्टन थे इनकी यूनिफॉर्म बच गई। मतलब ये नहीं तो इनको श्योर था कि ये घर जाएंगे, लेकिन ये बच गए और इनको थोड़ी सी माइनर उनको सीनियरिटी लॉस का इनको पनिशमेंट मिला क्योंकि इन्होंने जो गलती की थी उसके बारे में। लेकिन मतलब अपने परिवार के साथ आज भी बहुत अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं। और लास्ट जब मैं उनसे मिला था तो वो अहमदाबाद में तैनात थे और वहाँ पे मेरी ही यूनिट में, जिस यूनिट से लास्ट मैं अहमदाबाद से गया था तो वहीं पे पोस्टेड थे। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बाबा देखो कितना वंडरफुल है। बोलते हैं सच्चे दिल पे साहिब राजी। तो पूरे उस केस में जिसने सच बोला था वो था ये कैप्टन, जिसके लिए मुझे बाबा ने मतलब डिफेंडिंग ऑफिसर लगाया था और ड्रामानुसार मुझे मौका दिया। ये एकदम निश्चिंत होकर रोज बोलते हैं ना क्लास करने का, रोज 3 टाइम भोजन करने का मुझे जो मौका मिला था, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था किस तरह से बाबा हमारी दिल की इच्छाएं पूरी करते हैं। आ रहा है। सॉरी। सॉरी, आपको क्षमा चाहूंगा, ये एक अचानक से फोन कॉल आ गया था। खैर मैं आपको बताना चाहूंगा कानपुर से मतलब फिर हमारी पोस्टिंग जब हुई और बाबा का देखिए क्या वंडर है कि हम कानपुर से पोस्टिंग गए अहमदाबाद। मतलब अदरवाइज नॉर्मली आर्मी का जो ऑफिसर है, हमारी जो पोस्टिंग होती है एक पीस स्टेशन से, मतलब जहाँ पे हम अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, वहां से हम फिर फील्ड जाते हैं। लेकिन मैं कानपुर से मेरी पोस्टिंग और अच्छी जगह हो गई अहमदाबाद। और मैं इतना खुश हुआ जब हमारी पोस्टिंग ऑर्डर हमें मिला था कि हम आबू से, आप देखिए सिर्फ 4 घंटे की दूरी पे, मतलब 200 किलोमीटर अहमदाबाद से आबू रहता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने हमें और करीब बुला लिया है। और मैं तो दिल में और मतलब बोलते हैं ना कि किसी को कुछ मिल जाता है तो उसकी ख्वाहिश और बढ़ जाती है। मैं तो दिल में ये सोचने लगा कि अब लगता है बाबा मुझे आबू में ही पोस्टिंग दिलवा देंगे, इसके बाद तो नेक्स्ट पोस्टिंग। खैर ऐसा नहीं हुआ। खैर बताना चाहूंगा जब हम कानपुर से अहमदाबाद आए तो अहमदाबाद की फिर जो हमारी निमित टीचर हमारी दीदी थी, हमारा जो अहमदाबाद का कैंट है वो बहुत क्लोज है सेंटर के, जो कि वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है अहमदाबाद का, आप सभी जानते भी होंगे शायद, लोटस हाउस। जहाँ पर सारे मतलब जो हमारे बड़े यज्ञ के सारे जो निमित्त हैं, सारी हमारी दादियां, सारी बड़ी बड़ी दीदियां, चाहे वो मतलब कहीं से भी आए, मतलब बिकॉज सारे इंटरनेशनल जो आते थे बाबा के बच्चे, पूरे फॉरेन के डबल विदेशी बच्चे सारे अहमदाबाद आकर फ्लाइट से और वहां रुक कर फिर आगे जाते थे आबू में। तो हमें वहाँ इतना अच्छा मौका मिला। तकरीबन मैं 2.25 साल अहमदाबाद रहा परिवार के साथ और वहाँ का तो इतना वंडरफुल अनुभव थे कि आपको क्या बताऊं। वहाँ हमारा जो कैंट था, निवास था, तकरीबन जो लोटस हाउस से 2-2.5 किलोमीटर पे था। और लोटस हाउस एक बड़ा स्पेशल सेंटर था और वहाँ बाबा ने हमें इतना मौका दिया आगे इस आध्यात्मिक उन्नति का और परिवार के और क्लोज आने का, कि हम अहमदाबाद में जब रहते थे तो धीरे धीरे बहनों से, दीदियों से मिलना शुरू हुआ। हमारी बड़ी दीदी जो शारदा दीदी और बाकी जो बहनें हैं जो संभालती हैं लोटस हाउस, उनसे हमारा जब इंटरेक्शन हुआ एकदम ऐसे लगा कि जैसे ये तो हमारे अपने ही परिवार है। कभी लगा ही नहीं कि मतलब ये कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक संस्था है। ये लगता था सिर्फ जैसे कि अपना मेरा परिवार है, मेरी अपनी बहन है, मेरी अपनी बड़ी दीदियां हैं, मेरे अपने बड़े भाई लोग हैं। और वो भी बड़े हक से हमें हर चीज में, जैसे कभी भी कोई बड़ी दादी आए या दीदी आए तो वो हमें एकदम से फोन करके बुला लेते थे कि विकास भाई अभी आ सकते हैं, अभी गुलजार दादी आई हुई है, विकास भाई अभी आ सकते हैं, अभी जानकी दादी आई हुई है। तो हम लोग को एकदम से ऐसे न्योता मिलता था और मैं भले ही ऑफिस में होता था, कुछ ना कुछ युक्ति से, कुछ ना कुछ मतलब
कभी सच बताकर, कभी युक्ति से मुक्ति लेकर मैं ऑफिस से फटाफट आ जाते थे हम लोग, और वहाँ अपने बड़े जो दीदियाँ दादियाँ हैं सबसे मिलने का मौका मिलता था। अहमदाबाद में तो इतने अच्छे वंडरफुल अनुभव हुए, क्योंकि हम वहाँ बहुत क्लोज रहते थे सेंटर से। तो रोज अमृत वेला सुबह उठ के मैं मॉर्निंग अमृत वेला जो है बाबा के रूम में वहाँ लोटस हाउस में ही रोज करता था, और उसके बाद फटाफट घर जाता था, दोबारा से तैयार होके मॉर्निंग क्लास 7 to 8, उसके बाद नाश्ता सेंटर पे करके फिर ऑफिस जाता था। तो वहाँ तो 2.25 साल इतने वंडरफुल गुजरे बाबा की, जैसे बोलते ना एक छत्र छाया में, बिल्कुल कोई भी मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि वो 2 साल 2.25 साल कैसे गुजर गए। जैसे बोलते ना एकदम निश्चिंत हम हो गए थे कि कोई है जो हमें हमेशा अपनी पनाहों में रखा हुआ है, जिसने, और बस वो बोलता है तुम बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। इस तरह का अनुभव हमें वहाँ अहमदाबाद में हुआ। बहुत वंडरफुल। बाबा ने बहुत परिवार के और अपने बहुत करीब हमें रखा। और इसके बाद जब आपको मालूम है हर 2 साल बाद आर्मी में हम लोग का ट्रांसफर होता है, इसके बाद हमारी जब पोस्टिंग हुई, वो हमारी पोस्टिंग हुई लेह लद्दाख में। और तब जो बाबा का बेटा है वो 10th क्लास में था, और तब मुझे थोड़े संकल्प आए कि ये मेरी पोस्टिंग लद्दाख में हो गई है, और अब इसका बेटे का 10th क्लास है, तो इसकी पढ़ाई वगैरह डिस्टर्ब होगी, जो आमतौर पर एक माँ बाप ऐसा सोचते हैं। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, हमारे जो आर्मी हेडक्वार्टर्स में जो हमारी पोस्टिंग करते हैं उनको एक एप्लीकेशन लिखा कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे को 2 साल बाद, जब बेटे का 12th कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप मुझे फील्ड एरिया में भेज दीजिए, किसी भी फील्ड एरिया में भेज दीजिए, मैं जाने को तैयार हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे मेरे परिवार की जरूरत है, क्योंकि मैं उनके साथ रहकर अपने बेटे का 10th 12th कराना चाहता हूँ। साथ ही मैंने एक और लिख दिया कि भाई मेरे युगल को जो है थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मेरे को ऐसी जगह पे मत भेजो कि जहां पर मैं अपने परिवार को लेकर नहीं जा सकता हूँ। तो वहां से जवाब नहीं आया, मतलब नेगेटिव जवाब मिला वहां से, आर्मी हेडक्वार्टर से। और फिर मुझे लगा कि अरे ये तो मैंने रिक्वेस्ट किया है, पहली बार तो लाइफ में ऐसा रिक्वेस्ट किया है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एक इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू, जो आर्मी हेडक्वार्टर्स में हमारा होता है ब्रांच, उसमें जाकर मैंने अप्लाई किया, और पर्सनली मैं जाकर वहाँ जो सीनियर अधिकारी हैं वहाँ जाकर उनसे मिला, और उन्होंने मेरी सारी बात बड़े ध्यान से सुनी और उस चीज को समझा। और जब मैं दिल्ली से वापस आया, कुछ दिन बाद एक लेटर उन्होंने भेज दिया कि भाई आपकी सेवाओं को देखकर और जो परिस्थितियां हैं और जो भी आर्मी की कमिटमेंट्स है उसको देखकर आपकी ये जो रिक्वेस्ट है नामंजूर की जाती है, आपको लद्दाख ही जाना पड़ेगा, लेह में ही जाना पड़ेगा। अब देखिए जब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, तो मैंने फिर बाबा से बात की, मैंने बोला बाबा अब ये परिस्थिति मेरे सामने है, लेकिन मैं ऐसे समय में बिल्कुल ये परिवार को ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने फिर डिसाइड किया, बाबा से थोड़ा सा बातचीत की, और मैंने डिसाइड किया कि मैं परिवार के साथ लद्दाख जाऊंगा। और आप देखिए अहमदाबाद से लद्दाख तकरीबन 2250 किलोमीटर, और हमने डिसाइड किया कि हम बाय रोड जाएंगे, बाबा की गाड़ी में बैठ के जाएंगे। और इतना वंडरफुल, आप जानते हैं लद्दाख में इतनी बर्फ रहती है, इतना सब जीरो टेम्परेचर्स रहते हैं, माइनस में टेम्परेचर्स रहते हैं, वहाँ की रोड बहुत खराब हालत में रहती है। तो मैंने प्लान किया, ऐसे कुछ मुझे टचिंग मिला कि मुझे मनाली साइड से जाना चाहिए। तो हमने शारदा दीदी से, जो हमारी निमित थी अहमदाबाद में, उनसे थोड़ा पूछ के और उनसे कुछ श्रीमत लेकर फिर हमने डिसाइड किया कि हम मनाली वाले रूट से जाएंगे, श्रीनगर वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। और मैंने उन दिनों तकरीबन पोस्टिंग मतलब जाने के, फिजिकली गाड़ी पर जाने के करीब 15-20 दिन पहले से थोड़ा सा, जैसा हमें सूरज भाई जी बताते हैं कि थोड़ा सा पहले से ही सकाश दो, तो मैं ऐसा संकल्प करने लगा, एक अभ्यास करने लगा कि वहाँ रोड्स बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर रोड है, और हमें जाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही, और हम बहुत अच्छे से परिवार के साथ लद्दाख पहुंच गए। तो मैं ऐसा अपने सुबह सुबह अमृत वेला में थोड़ी देर 2 मिनट में जरूर एक अभ्यास करता था इस तरह का। और आप देखिए वंडर बाबा के संकल्पों का,
जब हम यहाँ से निकले, बाकी रूट तो ठीक था, बट मनाली के आगे जब रोहतांग पास आता है और रोहतांग से आगे तो बहुत ही खराब रास्ता होता है। लेकिन वंडरफुल, मतलब बाबा का कमाल है कि मनाली से आगे जब हम चले हैं तो रोहतांग पास के बाद हर जगह रोड एकदम फ्रेश जैसे बनाई हुई है, जैसे हमारे से आने से 10-15 दिन पहले ही रोड किसी ने कंप्लीट करके तैयार रखी है। एकदम फ्रेश रोड हमें पूरा लद्दाख तक मिली है। और मतलब बिल्कुल कहीं पर भी हम निर्विघ्न, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी मतलब बोलते हैं ब्रेकेज या गाड़ी खराब हो या कुछ हो, बिना किसी प्रॉब्लम के हम निर्विघ्न लद्दाख पहुंचे, लेह में पहुंचे। और लेह में पहुंचे तो वहां पर तो और ही अच्छे बाबा ने हमें बहुत वंडरफुल अनुभव कराए, क्योंकि लेह में एक चीज था कि वहां पे सेंटर नहीं था वहां पर बाबा का। तो हम पहले से ही, क्योंकि तब तक ये ऑनलाइन थोड़ी बहुत इस तरह की तो नहीं जैसी आजकल चल रही है कोविड के इस टाइम में, लेकिन एटलीस्ट हमें जो ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमें मुरली वगैरह मिल जाती थी। तो क्लासेस तो हम करते थे, लेकिन क्लासेस हम सारी घर में ही करते थे क्योंकि लेह में कोई सेंटर नहीं था। तो उन दिनों वहां पर जब लेह में पहुंचे परिवार के साथ, तो आपको तो पता ही है, लेह लद्दाख में भी साल में कम से कम 6 महीना बहुत मतलब हार्श क्लाइमेट होता है। 6 महीना बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है, लेकिन साल के 6 महीना बहुत ज्यादा एकदम माइनस में टेम्परेचर्स रहते हैं और बहुत बर्फ रहती है और डिफिकल्ट होता है उस समय लाइफ। पूरे समय हमारे कमरे के अंदर एक केरोसिन ऑयल की एक भट्टी जैसी जलती रहती है, जिसकी वजह से तापमान कमरे का रहने लायक होता है। तो वहां पर भी हमें तकरीबन 2.25 साल रहने का मौका मिला। और बाबा का जो बेटा है उसका भी 10th कंप्लीट हुआ लद्दाख में, फिर 11th किया उसने, फिर उसने 12th में एडमिशन लिया। और 12th उसका जब मिड में पहुंचा तो तभी फिर मेरी पोस्टिंग आ गई। और मैं अपनी लास्ट पोस्टिंग, मतलब जहाँ पर मैं अभी, जहाँ से मैंने बनारस से तकरीबन 2.5 साल बनारस में सेवाएं देने के बाद मैंने डिसाइड किया, हाल ही में कोविड-19 जब शुरू हुआ था उस समय कुछ ऐसे संकल्प हमें मिले, बाबा से भी कुछ टचिंग मिली कि अब समय आ गया है कि हम अब अपना ये यूनिफॉर्म को अब अलविदा कहें, और अब ये समय है कि जब हम बाबा की सेवाओं में अब अच्छे से उतरना चाहिए। आप हालात तो देख ही रहे हैं, हम सभी को बाबा कब से इशारा देते थे, मुरलियों में कहते थे कि एक ऐसा भी समय आएगा, और वो समय अब हमारे सामने है। तो मतलब कोरोना का थैंक्स है कि ये डिसीजन लेने में हमें बहुत मदद की। मैं अक्सर लाइफ में भी, जब भी हमारे को डिफिकल्ट कहीं पे किसी यूनिट में कोई हमारे सीनियर ऑफिसर्स बहुत कड़क मिलते थे या जिनसे किसी वजह से अनबन हो जाती थी या कुछ प्रॉब्लम्स होती थी लाइफ में, क्योंकि पूरे 25 साल का अनुभव है आर्मी में, तो हर जगह तो ऐसे नहीं मिलते कि हर जगह लोग हमें बिल्कुल पूरी तरह से बाबा के ज्ञान के सहित स्वीकार कर ले। कहीं कहीं पे ऐसे चैलेंजेस भी आते थे कि जो हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो बाबा ने हमेशा हमारी मदद की है। आपको बताना चाहूंगा, अब आज के समय में मैं ऐसा बाबा के ज्ञान की वजह से फील करता हूँ कि अगर वो वैसे नहीं होते तो आज हम ऐसे नहीं होते। तो उनका बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर वो वैसे नहीं होते तो आज शायद हम भी ऐसे नहीं होते। और ये उनका थैंक्स है कि उनकी वजह से आज हम बाबा के इतने करीब हैं, बाबा और अपने पूरे परिवार के इतने करीब हैं, और इतना अच्छा मौका हमें मिल रहा है, इतना श्रेष्ठ समय हमें सेवाओं के लिए मिल रहा है। आज आपको साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि मैं सिक्योरिटी सर्विसेज विंग से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि ज्ञान में तो हम बाबा के बच्चे, तो हम तकरीबन 21 साल पहले 99 से बने हुए थे, लेकिन सिक्योरिटी सर्विसेज विंग मैंने पहली बार 2011 में, जब मैंने पहली बार सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का प्रोग्राम अटेंड किया माउंट आबू में, ज्ञान सरोवर में, तब मुझे लगा कि ये एक सेवाओं को मतलब बहुत अच्छे तरीके से करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब बाबा ने, तभी शायद यज्ञ में भी ऐसे अलग अलग विंग्स का निर्माण हुआ। तो सिक्योरिटी सर्विसेज विंग में से मैं उसी समय मैंने पहला प्रोग्राम अटेंड किया 2011 में, और मैंने वहाँ लाइफ मेंबरशिप का अपना साइन किया और मतलब लाइफ मेंबर बन गया वहाँ पे। और मैंने तब से कहा कि भाई एवरी ईयर मैं अब सेवाएं देने यहाँ आऊंगा। आप लोगों ने बहुत सेवा कर ली और अब हमारा
टर्न है अब सेवाएं देने का। तब से बाबा ने हमें बहुत क्लोजली एसोसिएट करके रखा है सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की सेवाओं में। एंड थैंक्स टू ये जो आज के हालात हैं कोविड का, बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमें पूरी मतलब छूट मिल गई है अब कि हम ऑनलाइन हर एक फोर्सेस को कैसे हम सेवाएं दे सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं। हमारे संजीव भाई देखिए कितनी वंडरफुल सेवा करते हैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इतनी मतलब अवेकनिंग में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें नियमित बनकर बहुत अच्छी वंडरफुल सेवाएं दे रहे हैं। तो हमको आर्मी में थोड़ी बंदिशें ज्यादा होती हैं। तो आर्मी में पहले हम ऑनलाइन ऐसे नहीं आ सकते थे, जूम वगैरह तो हमारे लिए बैंड है। इसीलिए मैंने ये सब जो डिसीजंस मिले हमने लिए कि हम अब आर्मी की सेवाओं को अब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया। और बाबा ने भी समय रहते हमें ऐसी टचिंग दी कि भाई हाँ अब समय ठीक है फौज से निकलकर अब सेवाओं में आने का। और बाकी तो हमारा परिवार इतना वंडरफुल है, पूरे समय परिवार का प्यार और जो बोलते हैं ना एक परिवार का जो संगठन का जो बल है हमें मिलता है। और उस बल के कारण ही हम आज जो भी हैं, जो भी हमने अचीव किया इस यात्रा के दौरान, ये पूरे मतलब एक तो बाबा और दूसरा बाबा का परिवार, वंडरफुल परिवार जो हमें पूरी तरह से तहे दिल से सपोर्ट करता है। मैं तो इनफैक्ट ऐसा समझता हूँ कि हमारे जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनकी दुआएं एटलीस्ट हम फौजी भाइयों के लिए तो हमेशा रहती हैं। और मैंने ऐसा अनुभव भी करता हूँ क्योंकि मुश्किल समय आते हैं हमारे लाइफ में, हर एक की लाइफ में आते हैं। खास तौर पे बाबा के बच्चों की लाइफ में तो चैलेंजेस आते ही हैं, क्योंकि जब तक चैलेंज ना आए तब तक हम चेंज भी नहीं हो सकते। तो मैंने ये देखा है कि चैलेंज कितने भी आए बड़े से बड़े, अगर हम एकदम निश्चिंत रहें, बाबा के एक बोलते ना हम पूरी तरह से निश्चय बुद्धि होकर रहें, तो आप देखेंगे बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी एक साइड हो जाती है। अभी कोरोना जैसी परिस्थिति है, पर्सनली स्पीकिंग मैं बायो का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरी जितनी भी नॉलेज थी इस बारे में, मुझे मालूम है कि कोरोना एक वायरस है और वायरस का दवाई आज तक कभी बना नहीं है, ना कभी शायद बन सकता है। इसकी एक ही दवाई है, वो है बाबा की याद। एकदम निश्चिंत रहकर बाबा को याद कीजिए, आप सेफ रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि कोरोना इज नथिंग मोर देन कॉमन कोल्ड, एक जुकाम है और जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहकर अभी ये बाबा ने हमें सबको एक मौका दिया है कि कैसे हम अपने अब घर परिवार के साथ रहकर, सेंटर्स बहुत चले गए, रेगुलर सेंटर क्लासेस कर ली, रेगुलर संगठन में सब कुछ कर लिया। अब समय है जो कि एक्चुअली एक प्रैक्टिस है। आप देखिए आर्मी में भी कहते हैं हम, एक कहावत है, अंग्रेजी कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अर्थात कहने का अर्थ कि जितना आप शांति काल के दौरान पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे, अथक रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप जब असली लड़ाई शुरू होगी तब हम उतना ही सेफ रहेंगे, उतना ज्यादा हम अचल अडोल रहेंगे। तो ये जो अभी की तैयारी है ये इसी समय की है। और शायद ड्रामा अनुसार हम सबको ये मौका मिल रहा है कि हम सेंटर से फिजिकली दूर हैं और हम अपने अपने घरों को एक तरह से, जैसे बोलते हैं कि बाबा का घर बनाकर, जो भी अब हमारे अंदर जो भी छोटी कमियां रह गई हैं, कोई अगर रह गई हैं, छोटी मोटी कमजोरियां रह गई हैं, वो सब अब देखा जाए चेक करके उनको एकदम ही खत्म करें। जैसा अक्सर करके हमारे को बताते हैं चेक एंड चेंज, ठीक है ना। और बाबा तो और आगे बोलते हैं कनेक्ट एंड करेक्ट। अगर चेक करके चेंज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कनेक्ट करके करेक्ट तो कर लो, मैं कर दूंगा करेक्ट। तो मैंने ये देखा है कि इस समय में बाबा पूरी तरह से हम बच्चों के साथ है। और इस समय में तो सिर्फ अनुभव करने की एक देरी है। आप जितना क्लोजली, जितना अच्छे से अनुभव करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको बाबा अनुभव कराएगा, उतना ही ज्यादा आप और हम क्लोज आएंगे। इस समय तो और भी वंडरफुल है कि स्वयं बाबा का दूसरा रथ दादी भी अब सूक्ष्म वतन में है। और हमें तो पहले तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा की हेल्प मिलती थी, अब तो दादी की एडिशनल हेल्प भी हम सबको मिल रही है। और ऐसा अनुभव भी आप करते होंगे कि कैसे अब जो सूक्ष्म फोर्सेस हैं
जो सटल फोर्सेस हैं अब हमारी पूरी मदद के लिए तैयार है। चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस और कभी कभी विकराल भी होंगे, लेकिन ये जो चैलेंज हैं हमें मदद करने के लिए, मतलब जो भी हम अब तक हम इस ज्ञान मार्ग में आकर चेंज नहीं कर पाए हैं, शायद ये चैलेंज इसीलिए आए। तो मेरे ख्याल से ये जो समय है बहुत वंडरफुल है। अपने जो क्लोजनेस है बाबा के साथ बढ़ाने का, बहुत कुछ हमने नेट में और विस्तार में हम बहुत देख लिया है। मैं तो बहुत लकी हूँ क्योंकि शुरू से मेरी ज्यादा पढ़ने लिखने की आदत नहीं थी। मैं थोड़ा सा मोटे दिमाग का था, तो मुझे तो जब पहली बार आपको शायद याद होगा हमारा इंडिया का जब मैच हुआ था, तभी से मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया था। जब पहली बार मैच फिक्सिंग हुई थी, जब मैं स्कूल में शायद 9th या 10th क्लास में था, तो मैच फिक्सिंग हुई और मैंने उस दिन से क्रिकेट देखना छोड़ दिया। और आपको बताना चाहूंगा, मैंने जब अपना प्रमोशन एग्जाम पास किया, उस दिन के बाद से मैंने अपना न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया। मतलब पढ़ना क्या, मैंने घर में मंगाना तक छोड़ दिया था। तो मैं बाकी सारी चीजों से तो बचा हुआ हूँ, और शायद उसमें आप सभी भाई बहनों की दुआएं भी शामिल होंगी सूक्ष्म रूप में। और ये दुआएं ही डेफिनेटली हमें मदद करती हैं आप जो आगे बढ़ने में इस मार्ग में, क्योंकि चैलेंजेस तो आने ही हैं। ये जो रास्ता है आप सबको तो पता ही है, चैलेंज आएंगे ही आएंगे, वो ड्रामा फिक्स है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है हमारे साथ, वो है बाबा और बाबा का वंडरफुल ज्ञान। तो जो आज का टॉपिक था मेरे हिसाब से, तो टॉपिक में आप सभी तो बाबा के बच्चे जानते ही हैं, बाबा ने हमेशा कितना अच्छे से बताया हुआ इस चीज को क्लियर किया है कि एकदम हम निश्चय बुद्धि होकर रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि ये ड्रामा की भावी एकदम निश्चित है, विजय हमारी ही है, होनी ही है, और बल्कि बाबा कहते हैं हुआ ही पड़ा है। तो जब इतना सर्टेन है कि स्वयं सर्वशक्तिवान साथी हमें मिला है, तो फिर डरने की क्या बात है। बस बिल्कुल निश्चय बुद्धि होकर, निश्चिंत होकर सेवाएं करते रहिए, स्व और जो बाबा ने आज भी बताया कि स्वयं के प्रति और औरों के प्रति जो हम कर सकते हैं, बस हम भी उसी का ही टाइम है। दुनिया तो तरस रही है उन हर्षित मुक्त देवी देवताओं को देखने के लिए। तो वो ये जो समय है, मैं समझता हूँ एकदम उस एंड का आ गया है। और इस समय में ज्यादा तो कुछ क्या कहूँ मैं, आप सभी तो बाबा के वंडरफुल बच्चे हैं ही, सभी अनुभवी हैं, हर एक बाबा के बच्चे का अपना वंडरफुल अनुभव होता है। तो अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि बस एकदम आनंद में रहें, निश्चय में रहें। और हाँ, डेफिनेटली जो एक आर्मी में चीज होती है, नशे में रहें। आर्मी में शायद तभी नशे के लिए हमें लिकर वगैरह बोलते ना, शराब वगैरह की भी छूट दी जाती है। तो वो जो नशा है शायद उन्होंने हमसे ही पकड़ा है, लेकिन गलत उठा लिया, उल्टा उठा लिया है। लेकिन जैसा बाबा कहते हैं, नशे में रहें। जितना नशे में रहेंगे, जितना उमंग उत्साह में रहेंगे, उतना ही आसानी से हम ये सारे जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं उसके पार जाएंगे। आप सभी का खास तौर पर दीदी कमला दीदी का, बड़ी दीदी का, संजीव भाई का, आप सभी प्यारे भाई और बहनों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है। आपने मुझे इतना टाइम दिया। कहते हैं ब्राह्मणों का तो एक सेकंड 1 वर्ष के बराबर है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं बिल्कुल भी अब आपका और टाइम वेस्ट करूं या किसी भी चीज में लगाऊं, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत कुछ आज सवेरे ही होमवर्क दे दिया है पूरे अगले हफ्ते तक के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने इतना टाइम दिया मुझे। और संगम युग में तो अभी है ही, जैसा दीदी ने बोला है मुझे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ दीदी, हम जरूर समय मिला तो जरूर आएंगे। और ड्रामानुसार आपका संकल्प है, आपके संकल्प तो खाली जा ही नहीं सकते, हमें दिल्ली आना होगा, आपके पास जरूर आएंगे दीदी। ओम शांति। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में संजीव भाई जुड़ गए हैं। संजीव भाई, आप अनम्यूट करके अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति संजीव भाई, कैसे हैं? ओम शांति, बहुत अच्छे, बहुत। और आपका तो हर्षित मुख चेहरा देख के मैं कह रहा हूँ मुर्दे में भी जान आ जाती।
क्या बात कर रहे सच में, हो? अगर मुर्दे भी आपको, मैं मुर्दों को भी दिखा दिया जाए ना विकास चौहान, तो वो लोग जिंदा हो जाएंगे। और पता नहीं, आपने हजारों जो मुर्दे जैसे लोग हैं उनको जिंदा किया हुआ है उमंग उत्साह से। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लकी हैं, बहुत 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 लकी हैं। हमें बाबा मिला, फिर बाबा के बाद हमें ऐसा परिवार मिला, और ऐसे परिवार में आप जैसे हीरे मिले, कि ऐसी फोर्स मिली। मेरे को भी ये लक है कि मैं डबल फोर्स में हूँ, मतलब पुलिस में भी और इसमें। ऐसे ही मुझे अपने साथ साथी मिले। और मैं आप सबसे बहुत बहुत इंस्पायर हूँ, दीपक भाई या और जो आपकी लोग तारीफ करते हैं भाई की। तो हमें बहुत, हम लकी हैं। किसी का एक भाई प्रेसिडेंट हो तो उसको बहुत गर्व होता है कि मेरा भाई वो एमएलए है, प्रेसिडेंट है। और हमें तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई भाई ब्रिगेडियर है, कोई कर्नल है, कोई ये है, कोई ये है। आज तक एक काम कोई बाबा का रुका नहीं, किसी को कहा, किसी को कहा, किसी को कहा। और आपका जो बताने का तरीका, मतलब आपकी जितना भी, मैंने अभी, मैं कहीं दिल्ली में नहीं हूँ, बाहर आया हुआ हूँ अ, हमारे किसी ग्रुप के पास। उसमें भी आपको निमंत्रण देंगे। यूपी में एक गांव है, हमारे बीके भाई है, उन्होंने फार्म हाउस बनाया है, तो उसमें उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो आज हम 3-4 कुमारों को लेकर आए हुए थे। तो उसमें भी आपको निमंत्रण देंगे। और मैं यहीं बैठे बैठे, हम आपकी क्लास भी सुन रहे थे शाम को निकलने से पहले दिल्ली के लिए। और हम ये कह रहे थे कि आपका जो मुस्कुराता चेहरा है, ये चेहरा हमें बहुत 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 अच्छा लगता है। और मेरा तो मानना है कि जैसे बाबा कहते हैं, कई बार अपना चेहरा, कभी उदास हो तो अपना खुशी वाला चेहरा लक्ष्मी नारायण वाला देख लिया करो। तो मैं तो, हमारे जो सुनने वाले भाई बहन हैं, अभी आपको यूट्यूब पर भी 100 के लगभग लोग सुन रहे हैं। जूम पे जितने सुन रहे हैं, कितने, कोई उतना टेक्नो नहीं सेवी है तो वो यूट्यूब पर सुन रहे हैं भाई। और मैं तो ये सबको कहूंगा, अगर किसी को जब उदासी हो ना, तो विकास चौहान जी का ये वाला वीडियो देख लेना। ये मुस्कुराता चेहरा देख के वैसे ही आपको जान से आ जाएगी। ऐसा है ना भाई? सतीश भाई, सुनील शर्मा भाई, जो जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं, पंकज भाई, राहुल बत्रा भाई, परमन भाई साहब। हाँ, अगर ऐसा है तो हाथ हिला के भाई साहब को बोले ना कि हाँ, देखो, सब आपकी तरफ हाथ हिला रहे हैं कि हम इतने 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 लकी हैं, और हम किस्मत वाले हैं कि आपने हमें समय दिया और एक ही बारी में आवाज दिया। लौकिक दुनिया में अफसर बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं देते, और हमारा भाग्य है कि कि हमें पहली कॉल पे अपॉइंटमेंट मिल गया, क्योंकि हमने सिफारिश बहुत ऊंची लगाई थी, है ना? ठीक अरे है। आपका तो डायरेक्ट बाबा बहुत से मिल बहुत जाता है। बहुत थैंक। थैंक यू। तो उसी की सिफारिश लगाई थी हमने तो भाई साहब। तो बहुत 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 धन्यवाद। अगर वृंदा दीदी हमारी कुछ कहना चाहेंगे। और मैं, वृंदा दीदी ने तो कहा, मैं उस बात के दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ, अब की जब भी दिल्ली आइएगा, टोल टैक्स के रूप में हमारे सेंटर पे आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, पक्का पक्का। ठीक है, 100%। पक्का। आपका आप आदेश। आप चाहे एयरपोर्ट पे हो, नहीं, आप चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे स्टेशन पे हो, बस आप हमें बता दीजिएगा कि हम वहाँ पहुंच गए हैं। तो बाकी हम आपको लेने आ जाएंगे और टैक्स वसूली करेंगे हमारे क्लास भाई बहनों की क्लास के लिए। ठीक है। थैंक यू। थैंक बहुत यू। बहुत दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बहुत शांति और से। ये सब जो मेरे साथी बैठे हैं, ये भी आपको धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा। ये देखो बाबूजी, भाई साहब, ये देखो, ये बहुत सारे शांति आए से। हुए हैं हमारे कुमार पार्टी। क्या हाँ, बात सारे, है। हाँ, बहुत सारे। शांति है सर। ठीक। ओम थैंक यू शांति, भाई ओम साहब, शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति। विकास भाई, ओम शांति। हम जानते हैं जब सिक्योरिटी विंग का प्रोग्राम होता है तो आप गीत गाते हैं, मैंने सुना हुआ है। तो आप जी। आज 2 लाइन गा के सुनाना चाहेंगे बाबा की बहुत याद? अच्छा गीत गाते हैं। हाँ, अरे एक दीदी। गीत सुना दीजिएगा, उसी में हम बाबा को याद कर लेंगे। अच्छा ठीक है दीदी, आज ज्यादा तैयारी नहीं है। कोई बात नहीं, जो आपके दिल से निकले, 2 लाइन भी निकले तो भी चलेगा। जी जी दीदी, हाँ मतलब क्योंकि हम कोई वैसे सिंगर नहीं है, हम बाथरूम सिंगर है, बाथरूम के बाहर बाबा ने पहुंचाया है। दिल से कहो मेरा बाबा,
प्यार से कहो मेरा बाबा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, निभाए पूरा वो वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति विकास भाई थैंक जी, यू आपका दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और बहुत सुंदर तरीके से अपने वाइब्रेशंस के साथ, अपनी मनोस्थिति के साथ आपने आज बहुत सुंदर हम सबके बीच में अपने विचार रखे। आपके अनुभवों का लाभ मैं समझती हूँ सभी को प्रेरित कर रहा होगा। और अभी हम सभी इंतजार करेंगे आप दोबारा आकर के क्लास कब कराएंगे। और अभी हम सभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। जी, थैंक यू विकास भाई। ओम थैंक यू दीदी। शांति। ओम शांति। धन्यवाद तेरा, उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का कितना अच्छा है चित्र। शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।
सबका जो सपना है मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। अच्छा जी, सभी को ओम शांति। अभी लॉग आउट करेंगे तो मैं समझती हूँ सभी जो भी प्रोग्राम आते हैं वो आपके ग्रुप में, जो सेंटर का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, उसमें भेजा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं जो बार बार आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन या कोई ना कोई स्पेशल क्लासेस आपको भेजी जाती है, आप जरूर ग्रुप को चेक करते होंगे। तो सभी इस बात का अटेंशन रखना। आने वाली अच्छी अच्छी, देखो आज की कितनी अच्छी क्लास थी, तो इसका इंफॉर्मेशन भी आपके ग्रुप में, जो सेंटर वाला ग्रुप है आपका, उस व्हाट्सएप ग्रुप में गया था। और आगे भी आने वाले कार्यक्रम उसी ग्रुप में आपको इन्फॉर्म होगा, तो ग्रुप को आप चेक करते रहना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू विकास भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।